हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो हमारा एग्रीगेट प्लानिंग का, कि एग्रीगेट प्लानिंग क्या होती है। An organization can finalize its business plans on the recommendation of demand forecast. Once business plans are ready, an organization can do backward working from the final sales unit to raw material required. Thus, annual and quarterly plans are broken down into labor, raw material, working capital, etc. Requirements of a medium range period. This process of working out production requirements for a medium range is called aggregate planning. तो ओवरऑल हमने एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर कितना 6 मंथ लेके 3 मंथ्स के अंदर कितने क्या क्या वर्किंग करनी है उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसके अलग अलग पार्ट्स की अलग से प्लानिंग करके उसे कंबाइन करना इज कॉल्ड एग्रीगेट प्लानिंग। की हमने उसके हर पार्ट के ऊपर प्लानिंग की, हर पार्ट के ऊपर फोकस किया। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीगेट प्लानिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। Aggregate planning is an operational activity critical to the organization as it looks to balance long-term strategic planning with short-term production success। इसमें हम जो long-term strategic goals हैं उन्हें हम short-term planning progress के साथ अपने मैचअप करके आगे अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। Following factors are critical before an aggregate planning process can actually start। कि पहले कौन कौन चीजों की ओर ध्यान देना है अगर अपने जब हमने एग्रीगेट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। कौन सी चीजें? The complete information is required about available production facility and raw materials, a solid demand forecast covering the medium range period, financial planning surrounding the production cost, which includes raw material, labor, inventory planning, etc. Organization policy around labor management, quality management, etc. ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी और हमें पहले फोकस करना है जब हमने एग्रीगेट प्लानिंग के बारे में सोचना है, करना है काम। ठीक है। Next is for aggregate planning. Planning is to be for aggregate planning to be success following inputs are required. कौन-कौन सी चीजें required है अगर हम एक अच्छी aggregate planning करनी है तो an aggregate demand forecast for the relevant period, evaluation of all the available means to manage capacity, planning like subcontracting, outsourcing, etc. Existing operational status of workforce, inventory level and production efficiency। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी और हमें मेन फोकस करना है जब हमने एग्रीगेट प्लानिंग के बारे में सोचना है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीगेट प्लानिंग की? अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट एंड इंप्रूविंग द बॉटम लाइन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्शन फैसिलिटी, प्रोवाइड कस्टमर डिलाइट बाय मैचिंग डिमांड एंड reducing wait time for customers, reduce investment in inventory stocking, able to meet scheduling goals, thereby creating a happy and satisfied workforce। ये ऐसे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है कि मतलब क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए फायदे है एग्रीगेट प्लानिंग का। ये पॉइंट्स है कि हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट कम पड़ती है, हमें इन्वेंट्री के बारे में ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, कस्टमर के लिए हम उनकी डिमांड को मैच करके ऑन टाइम ऑर्डर उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ इंपॉर्टेंस है एग्रीगेट प्लानिंग की जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। ठीक है। फिर है एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो एग्रीगेट प्लानिंग में होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज अवेलेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू चूज फ्रॉम। कौन कौन से 3 एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजीज है हमारी? फर्स्ट इज लेवल स्ट्रेटजी। लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है? इट लुक्स टू मेंटेन अ स्टेडी प्रोडक्शन रेट एंड वर्कफोर्स लेवल। In this strategy, organization requires a robust forecast demand as to increase or decrease production in anticipation of lower or higher customer demand। कि डिमांड के अकॉर्डिंगली अगर डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मतलब प्रोडक्शन का लेवल किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिमांड पे। कस्टमर की डिमांड जैसे ही है वैसे ही हमारी उसकी प्रोपोर्शनेट हमारा क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन होगी हमारे कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है चेज स्ट्रेटजी। चेज स्ट्रेटजी क्या होती है? चेज स्ट्रेटजी लुक्स टू डायनेमिकली मैच डिमांड विद प्रोडक्शन। एडवांटेज ऑफ चेज स्ट्रेटजी इज टू लोअर इन्वेंटरी लेवल्स एंड बैकलॉग्स। डिसएडवांटेज इज लोअर प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड डिप्रेस्ड वर्कफोर्स। ये हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज चेज स्ट्रेटजी के। चेज स्ट्रेटजी में क्या है? डायनेमिकली है। अगर जैसे जैसे हमारी डिमांड चेंज होती है वैसे ही हमें डायनेमिक फॉर्म में भी प्रोडक्शन को भी चेंज करना पड़ता है कि अगर एक दिन हमारी मतलब डिमांड ज्यादा है तो उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को कर देना इंक्रीज, और जब डिमांड कम है तो डिक्रीज। वहां पे एक स्टडी रेट नहीं रहता है, अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड द लास्ट स्ट्रेटजी इज हाइब्रिड स्ट्रेटजी। हाइब्रिड स्ट्रेटजी क्या होती है? It looks to balance between level strategy and chase strategy।
हाइब्रिड स्ट्रेटेजी में हम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं कि ऑन डिमांड हम नहीं बनाते हैं, कुछ चीजें स्टॉक करके भी रखते हैं ताकि अगर एकदम से डिमांड इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास कुछ इन्वेंट्री हो ताकि हम उसे यूज कर सके फॉर द नीड ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, ये 3 हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कौन सी है हमारी? चेज स्ट्रैटेजी, लेवल स्ट्रैटेजी एंड हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। ये तीनों हमारी स्ट्रैटेजीज हैं। लेवल हमारे प्रोडक्शन के लेवल, डिमांड के लेवल पे डिपेंड करता है। चेंज में हम डायनेमिक होता है, ये अकॉर्डिंग टू जो डिमांड कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। और हाइब्रिड है, दोनों में से बैलेंस बनाने के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। उसके बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमने अब सारी जो हमारी सारे टर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, ये सारी हमने प्रोडक्शन जो टेक्निक्स होती हैं, ये सारी टेक्निक्स सब हम पढ़ेंगे एक एक करके। EOQ ये बहुत ही पुरानी स्ट्रैटेजी है जो हम काफी टाइम से यूज करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि किस टाइम पर हमें पर्टिकुलर ऑर्डर देना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए। Economic order quantity is the ideal order quantity a company should purchase for its inventory given the set cost of production, demand rate and other variables कि उसे कैरिंग कॉस्ट भी कम पड़े, उसकी ऑर्डर कॉस्ट भी कम हो, मतलब उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसे स्टॉक करना भी ज्यादा ना पड़े और टाइमली ऑर्डर वो मतलब कर सके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी टेक्निक है। ठीक है, दिस इज डन टू मिनिमाइज वेरिएबल इन्वेंटरी कॉस्ट एंड इक्वेशन फॉर EOQ टेक्स इनटू अकाउंट स्टोरेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड storage costs. फिर अगर इक्वल the full equation is EOQ is equal to under root 2 SD upon H। ये हमारा फॉर्मूला है EOQ डिटरमिन करने का। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए जो भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूलेज भी कई बार पूछ लेते हैं कि EOQ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें हमारा S स्टैंड फॉर सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट में जो पर ऑर्डर होती है इसमें शिपिंग और हैंडलिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है। D इज डिमांड रेट क्वांटिटी सोल्ड पर ईयर, की पूरे ईयर में जो हमारी क्वांटिटी सोल्ड की जाती है उसका डिमांड रेट क्या है, D स्टैंड फॉर दैट। एंड H इज फॉर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, कि पूरे साल इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो ये हमारी EOQ का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट 2SD divided by H। ठीक है, EOQ applies only when demand for a product is constant over the year and each new order is delivered in full when full inventory reaches zero। कि हमारा अगर हमारा रेगुलर चल रहा है, सेम ऑर्डर ही हर बार हम प्लेस कर रहे हैं और जब इन्वेंटरी खत्म हो जाती है तो अपने आप ही नया ऑर्डर हम प्लेस कर देते हैं या अपने आप ही ऑर्डर के लिए हम उन्हें नोटिफिकेशन दे देते हैं। तो इस तरीके में हमारा EOQ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। There is a fixed cost for each order placed regardless of the number of units order। की हमारे जब हमारा रेगुलर एक बार चेन बन जाती है तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो हमारी फिक्स कॉस्ट एक बन जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, चाहे ऑर्डर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी मर्जी हो। There is also a cost for each unit held in storage commonly known as holding cost। कि जब आप स्टोर करके रखते हैं गुड्स को उसे हम कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। The economic order quantity is computed by both manufacturing companies and merchandising companies. Manufacturing companies computed to find the optimal order size of the raw material inventory and merchandising companies computed to find the optimal order size of ready to use merchandise inventory। जो हमारी मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती है EOQ यूज करती है जब हमारी फिनिश गुड्स होती है उन्हें डिलीवर करने के लिए, उन्हें ऑर्डर करने के लिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो हमें रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए उनके EOQ को यूज करती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए यूज करती है। द ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, जब हमने ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट के बारे में पढ़ा है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या चीज होती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है द ऑर्डरिंग कॉस्ट द कॉस्ट दैट आर इनकर्ड एवरी टाइम व्हेन यू प्लेस द ऑर्डर। कि जब आप सप्लायर को कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए एक कॉस्ट लगती है, उसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कॉस्ट इंक्लूड टेलीफोन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, इनवॉइस वेरिफिकेशन एक्सपेंसेस एंड पेमेंट प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। मतलब ये नॉर्मल कॉस्ट होती है जब भी आप ऑर्डर करते हो, चाहे आप टेलीफोनिक आप किसको फोन करके बताएं, चाहे आप मेल करके बताएं, किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बता रहे हो, या जब वो डिलीवर हो रही है आपको, आप उसे अपने पास रख रहे हो, मतलब आप फ्रेट से मंगवा रहे हो, किसी भी तरीके से मंगवा रहे हो, तो ये हमारी कौन सी होंगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट की। एक गुड को ऑर्डर करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट अकर करनी पड़ रही है।
और होल्डिंग कॉस्ट होती है कैरिंग कॉस्ट। उसे हमने अपने पास स्टॉक करके रखने के लिए, इन्वेंट्री की तरह रखने के लिए, मतलब उसे अगर हमें स्टोरेज में रखना है तो स्टोरेज का क्या, स्टोर हाउस का क्या रेंट है, कैसी कंडीशन में रख रहे हैं, उसे उस कंडीशन में रखने के लिए जो अगर हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया उसे कितनी हम जो वेजेस वगैरह दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैरिंग कॉस्ट आएंगी कि एक इन्वेंट्री को स्टॉक करने के लिए, मतलब स्टॉकिंग के लिए हमें कितनी कॉस्ट करनी पड़ रही है। These are the costs that are incurred to hold an inventory in a store or warehouse. Examples of costs associated with holding of inventory include occupancy of storage space, rent, shrinkage, deterioration, obsolescence, insurance and property tax। इस तरीके की चीजें कैरिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है। जो नेक्स्ट हमारी टेक्निक है वो है BED। BED इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी जो टेक्निक है। V is for vital, E for essential and D is for desirable। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है VED की। तो VED का हम पूरा पढ़ेंगे क्या होता है। BED stands for vital, essential and desirable। This analysis relates to classification of maintenance spare parts and denotes the essentiality of stocking spares। कि spares को हम किस तरीके से स्टॉक करके रखेंगे, ठीक है, जो हमारे पास चीजें स्पेयर में बच गई हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वाइटल कौन सी गुड्स हैं, कौन सी हमारे लिए डिजायरेबल है, कौन सी एसेंशियल है। अगर हम उन्हें इन कैटेगरी में डिवाइड करके रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी गुड्स हमारे, कौन सी स्पेयर्स जो चीजें हमारे पास स्टॉक जो बच गया है, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, the spares are split into 3 categories in order of importance from the viewpoints of functional utility, the effects of non-availability at the time of requirement, or the operation, process, production, plant or equipment, and the urgency of replacement in case of breakdown। तो उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वाइटल में कौन सी आएंगी? वाइटल आइटम्स which render the equipment or the whole line operation in a process totally and immediately inoperative or unsafe। ठीक है, and if these items go out of stock are not readily available, there is a loss of production for the whole period। वाइटल मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के लिए आपके हैं कि अगर वो उनकी शॉर्टेज पड़ जाए तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही बंद हो जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको उसके स्पेयर्स रखने ज्यादा जरूरी है कि उसकी शॉर्टेज कभी भी ना हो सके। एसेंशियल क्या होंगे? एसेंशियल आइटम्स व्हिच रिड्यूस द इक्विपमेंट परफॉर्मेंस बट डू नॉट रेंडर इट इनऑपरेटिव और अनसेफ। कि एसेंशियल वो होते हैं जो जरूरी है, लेकिन मतलब उनके बिना आपका काम बंद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी, परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। एसेंशियल हमारी आइटम उसके अंदर आएंगी। ठीक है, फिर है डिजायरेबल। डिजायरेबल आइटम्स विच आर मोस्टली नॉन फंक्शनल एंड डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विपमेंट। डिजायरेबल वो होती हैं जो आप डिमांड कर भी सकते हैं और नहीं भी, कि अगर उनकी अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करेंगी, आपका प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर आप डिजायरेबल गुड्स को अपने जो ऑपरेशन या अपने प्रोसेस को यूज करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन इंप्रूव हो सकती है, लेकिन उसके बिना उसकी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट जो हमारा है वो FSN है। FSN हमारा जो एक ऐसी टर्म है जो हमारा कॉस्ट से रिलेटेड, मतलब गुड्स से रिलेटेड होती है। These analysis classifies inventory based on quantity, the rate of consumption and frequency of issues and uses। Here is a basic description of FSN analysis। ये भी एक important है। FSN की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। F stands for fast moving, S for slow moving and N for non moving items। ये आइटम्स होती हैं जो हमारी कंपनी में ज्यादातर पड़ी होती हैं। फास्ट मूविंग यानी जो जब मैन्युफैक्चर होती है, जब मतलब प्रोडक्शन में आती है, जब बनती है उसके साथ ही उसे यूज के लिए भेज दिया जाता है। जो स्लो मूविंग में होता है, जो कुछ टाइम तक आपके पास स्टॉक में रहते हैं। नॉन मूविंग होती है जो काफी टाइम तक आपके पास जनरली 2 इयर्स तक भी आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं और आपके लिए वो बेनिफिशियल होती है। एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मशीनरी। ठीक है, फास्ट मूविंग आइटम्स दैट आर फ्रीक्वेंटली इशूड और यूज्ड, स्लो मूविंग आइटम्स दैट आर इशूड लेस फॉर अ सर्टेन पीरियड, एंड नॉन मूविंग आइटम्स दैट आर नॉट इशूड यूज्ड फॉर मोर देन अ सर्टेन ड्यूरेशन। सर्टेन ड्यूरेशन हमारा अप्रोक्सीमेटली टिल 2 इयर्स होता है इसका। The non-moving items are of great importance. It is found that many companies maintain huge stock of non-moving items, blocking quite a lot of capital। कैपिटल की तरह आपको स्टोर रखने के लिए हम नॉन मूविंग आइटम्स को ज्यादा कुछ कंपनीज यूज करते हैं।
द क्लासिफिकेशन ऑफ फास्ट एंड स्लो मूविंग आइटम्स हेल्प इन अरेंजमेंट ऑफ स्टॉक्स इन स्टोर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग मेथड्स। की अगर आपको पता चल जाएगा फास्ट मूविंग आइटम्स कौन सी हैं, स्लो मूविंग आइटम्स कौन सी हैं, तो आप इजीली उनका स्टॉक कर पाएंगे और उनके होल्डिंग और जो भी आपका स्टोरेज कॉस्ट है या उसे किस तरीके से हैंडल करना है आपको, वो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। फास्ट मूविंग यानी अगर जो आज बनी है चीज़ जल्दी से जल्दी आपके पास से डिस्पैच हो जाएगी, स्लो मूविंग यानी उससे डिस्पैच होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और नॉन मूविंग जो आपके पास काफ़ी टाइम तक स्टोर में ही रहती हैं आपकी यूसेज के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है तीनों। ये जो भी हम टेक्निक्स कर रहे हैं सारी ही इंपॉर्टेंट है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, नहीं की हुई है तो आप इसे अच्छी तरीके से अभी भी पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसे पूछिए। और जो लास्ट हम टेक्निक आज कर रहे हैं वो है हमारी 2 टेक्निक्स और हम करेंगे। तो इसमें हमारे है SDNE। SDNE, S it refers to scarce items which are in short supply. Usually these are raw materials, spare parts and imported items. Imported items जल्दी ही हम अवेल नहीं कर पाते हैं, ये स्कार्स आइटम होती हैं। S यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, S इज फॉर स्कार, जो हमारे मतलब इजीली अवेलेबल आइटम्स नहीं होती हैं, उनके लिए S वर्ड यूज किया गया है। D stands for difficult items. Difficult items कौन सी होंगी? Items which are not readily available in local markets and have to be procured from far away places, or items which there are a limited number of suppliers. ठीक है, जो इजीली अवेलेबल नहीं होंगी, कुछ अलग मतलब आपको सप्लायर से मंगवानी पड़ेंगी, उनकी जो सप्लाई है काफी लिमिटेड है, उन्हें हम बोलेंगे डिफिकल्ट आइटम्स। एंड ई रेफर्स टू आइटम्स विच आर इजीली अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। जो SDE टर्म हमारी है, S इज फॉर स्कार्स आइटम्स जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही रेयर होती है। D इज फॉर डिफिकल्ट आइटम्स जिन्हें एकदम अवेल करवाना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसके सप्लायर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। एंड E इज फॉर इजीली अवेलेबल आइटम्स जो हमें इजीली मार्केट में अवेल हो जाते हैं। और जो लास्ट हम टर्म कर रहे हैं वो हमारी है HML एनालिसिस। HML हमारी प्राइस के ऊपर होती है, हाई प्राइस आइटम्स, मीडियम प्राइस आइटम्स एंड लो प्राइस आइटम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एनालिसिस भी। दिस एनालिसिस इज सिमिलर टू ABC एनालिसिस एक्सेप्ट दैट डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ एनुअल इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट पर यूनिट एनुअल इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट पर यूनिट क्राइटेरिया इज यूज्ड। जो ABC हम इन्वेंट्री के ऊपर हम डिपेंड करते थे, ABC एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और जो कॉस्ट पर यूनिट है वो हम HML में करेंगे, ठीक है। द आइटम्स अंडर दिस एनालिसिस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर यूनिट प्राइसेस। जो उनके यूनिट प्राइसेस होते हैं, जो हाई प्राइस आइटम्स, मीडियम प्राइस आइटम्स एंड लो प्राइस आइटम के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे? डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन टू कीप कंट्रोल ओवर द कंजप्शन एट द डिपार्टमेंट लेवल, टू इवॉल्व बाइंग पॉलिसी टू कंट्रोल परचेज, to delegate the authority to different buyer, determine the frequency of stock verification, to evolve buying policy to control purchase। ये बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि HML एनालिसिस क्यों की जाती है। जब हम जो इन्वेंट्री है उसे हम मतलब प्राइस के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं कि हमारी हाई प्राइस कौन सी है, लो प्राइस और मीडियम प्राइस आइटम्स कौन सी है। तो ये सारी जितनी भी हमने टेक्निक्स आज की हैं सारी ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, उनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म किस चीज पर स्टैंड करती है। कई बार आता है कि SAD एनालिसिस में S स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या है। तो एक बार पढ़ लीजिए सारे नोट्स, इसके अंदर सारी हमने जितनी भी टेक्निक्स हैं आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है हमने वो कर ली है, बाकी टेक्निक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस